लड़के एक दूसरे को देखने जाते हैं, फैमिलीज गैदरिंग होती है, तो उन दोनों को कुछ समय के लिए आपस में अकेला छोड़ दिया जाता है कि आपस में आप लोग बात कर लो, और अगर एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल हो तो हम रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। सेम इसी तरह की चीज प्लांट्स के अंदर भी होती है, जिसको हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए, सीधी सीधी बात है कि जो पॉलिनेशन है उसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन। मतलब हर रिश्ता जो आया है, जरूरी थोड़ी कि उसमें शादी ही होगी। तो सेम यही चीज होती है कि पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन भी होगा। पॉलिनेशन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एंथर्स से पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा तक आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। उन केमिकल रिएक्शन के बाद स्टिग्मा ये डिसाइड करते हैं कि ये पोलन ग्रेन उसके साथ कॉम्पैटिबल है या ये पोलन ग्रेन उसके साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। इन सारी रिएक्शंस को, इन सारी ही प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, तो बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि ये ओवरऑल प्रोसेस होती है, ओवरऑल प्रोसेस फ्रॉम पॉलिनेशन टिल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर पिस्टिल की जो स्टिग्मा है और जो पोलन ग्रेन है, इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन pollen grain and stigma which help stigma to decide whether a pollen grain is compatible or not। ठीक है, कि compatible है या फिर नहीं है, ये मैटर करता है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 तरीके के जो है पोलन ग्रेन्स आ रखे हैं। ठीक है, 3 तरीके के पोलन ग्रेन्स जो है ये आ रखे हैं। तो यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है वो यूज करती है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मेथड। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब काइंड ऑफ स्वयंवर मान लो कि फीमेल खुद डिसाइड करती है कि उसे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी, जिसके लिए वो कुछ शर्तें रखती थी। सेम यहाँ पर भी इनके बीच में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि ये डिजायरेबल मतलब कॉम्पैटिबल है या कॉम्पैटिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसके साथ ये कॉम्पैटिबिलिटी मैच हो जाती है, तो इसके किसी भी एक जर्म पोर से जो है पोलन ट्यूब निकल जाएगी। बाकी ये जो सारे के सारे हैं ये यहीं कहीं क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। अब जैसे अगर ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये इसी फ्लावर का है तो ये नहीं ग्रो करेगा। अगर ये जो पोलन ग्रेन है इसके दूसरे फ्लावर का है, मतलब प्लांट के दूसरे फ्लावर का है, लाइक ये ऑटोगेमी से आया है और ये गिटेनोगेमी से आया है। ठीक है, तो ये है, तो ये दोनों कल्चर यहाँ पर नहीं करेंगे। जो बिल्कुल जीनोगेमी से होकर आया होगा वो ही यहाँ पर क्या करेगा? कल्चर हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जो यहाँ पर पोलन ट्यूब बन रही है वो बनती है किसी भी जर्म पोर से। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जर्म पोर था, और जर्म पोर में से ही क्या निकलती है? एक पोलन ट्यूब निकलती है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये रहे जर्म पोर्स, और किसी भी जर्म पोर से ही क्या अराइज हो रही होती है? पोलन ट्यूब अराइज हो रही होती है। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है? केमिकल सॉरी कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। तो चलिए हमने मान लिया कि ये पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर ग्रो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका ओव्यूल होगा। ठीक है, ये वाला एंड जो है माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये मेनली नीचे माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर करती है। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड से जो है एंटर करती है। अब देखिए इसकी एंट्री के 3 टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला है पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल से एंटर करती है। अच्छा, दूसरा इसका टाइप आता है चिलैजोगेमी। चिलैजोगेमी में क्या होता है? पोलन ट्यूब
चैलेंजर एंड से एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम चैलेंजर एंड। तीसरा और आखिरी जो टाइप है वो है मीजोगैमी, मतलब ये कहीं से भी जो है एंटर कर जाती है। पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट माइक्रोपाइल एंड चैलेंजर। ठीक है, तो जब ये पोलन ग्रेन एंटर कर जाती है, इसके बाद हमारे इवेंट स्टार्ट होते हैं फर्टिलाइज। ठीक है, अब जो हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे वो इवेंट होंगे हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के। देखो प्लांट्स के अंदर खासकर जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके से होता है, दो बार होता है। तो हम डायरेक्ट सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान होगा कि नीचे दो सेल्स होती है, ठीक है, एक सेल यहाँ इसके पास होती है, तीन सेल्स यहाँ ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और दो सेल्स मतलब एक्चुअली दो न्यूक्लियस कुल मिलाकर एक सेल यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये कहानी होती है पूरी। तो अब जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब यहाँ नीचे से एंटर करती है, ये पोलन ट्यूब जो है यहाँ से एंटर कर रही है। आई होप आपको पार्ट्स के नाम ध्यान होंगे सारे। अब देखिए पोलन ट्यूब जब यहाँ पर एंटर करती है तो स्टार्टिंग में उसके दोनों ही जो न्यूक्लियस है वो एंटर करते हैं, ये बड़ा वाला वेजिटेटिव भी और ये छोटा वाला जनरेटिव भी। तो अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस थी ये यहाँ पर क्या कर लेगा, माइटोसिस कर लेगा, और माइटोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा, दो प्यारे प्यारे मेल गैमेट बना देगा। दे फॉर्म टू मेल गैमेट्स। अब दो मेल गैमेट्स बनी है तो उसका एक रीजन होगा। ध्यान रखिए एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, एक पोलन ग्रेन जो है ये हमें दो मेल गैमेट देता है। दो मेल गैमेट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उसका एक रीजन होगा, हम वही रीजन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लेवलिंग कर लेते हैं इसकी। आपको याद होगा कि ये जो है इनको तो नाम दिया जाता है साइनर्गिड्स, ठीक है, साइनर्गिड्स के अंदर जो ये हैं इनको नाम दिया जाता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ये जो है ये है हमारा एग सेल, एग सेल ही जो है हमारा फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, ये जो बीच में है ये कहलाते हैं यहाँ पर सेंट्रल सेल या बाइपोलर न्यूक्लियस, और ये जो है यहाँ पर ये होते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, इन सब की प्लॉइडी फिलहाल यहाँ पर हैप्लॉइड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सब की ही जो प्लॉइडी है यहाँ पर वो क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, चलिए अब ये जो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर रही है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है ये इसको गाइड करके साइनर्जिड तक पहुंचाएंगे, फिर साइनर्जिड इस पोलन ट्यूब को गाइड करके एक्सेल तक पहुंचाती है। ठीक है, ये गाइड करती है यहां तक और ये गाइड करती है यहां तक, फिर लास्ट में ये जो पोलन ट्यूब है ये एक्सेल तक पहुंच गया। ठीक, अब यहाँ पर दो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा इस एक्सेल के साथ और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा इस सेंट्रल सेल के साथ। तो यहाँ पर जो दो इवेंट हो रहे हैं उसमें पहला जो इवेंट हो रहा है इसको नाम दिया जा रहा है सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को एक्चुअली सिनगैमी भी कहा जाता है। तो हम इसमें लिखते हैं कि जो एक मेल गैमेट है, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल और ये बनाता है जाइगोट एंड फॉर्म्स जाइगोट। इस इवेंट को जो है सिनगैमी नाम दे दिया जाता है। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाके सेंट्रल सेल को फ्यूज करेगा। अब टोटल तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा अदर मेल गैमेट है ये फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ एंड फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको छोड़ के सब कुछ डिप्लॉयड हो जाएगा। अब ये ट्रिप्लॉयड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार फ्यूजन हुआ है, एक सिनगैमी हुआ है और दूसरा जो है ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियस इसके हैं, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का है। ठीक है, इसलिए इस यूनिक इवेंट को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है ये डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसने किया था?
डबल फर्टिलाइजेशन जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था उसका नाम था नोशन। ठीक है, नोशन वो थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजियोस्पर्म्स की, पर कुछ जिम्नोस्पर्म्स भी ऐसे होते हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे जिम्नोस्पर्म्स की जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे जिम्नोस्पर्म जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उन जिम्नोस्पर्म के ग्रुप को हम देते हैं नेटल्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लिख देते हैं, एक हो गया एफिड्रा और एक हो गया नेटम्स। तो ध्यान रखिएगा कि ये दो ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे वो होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब जो हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे उनको कहा जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए, पहले जो इवेंट थे हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े थे, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया था, फिर गैमेट ट्रांसफर देख लिया, पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे, हमने फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया कि किस तरीके से सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। अब लास्टली हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है जायगोट से, और यहाँ पर हमारे पास दो दो चीजें बनी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है जायगोट, और दूसरी जो चीज यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर हम क्लोइडी यहाँ मेंशन करें, ये 2n होता है और ये 3n होता है, आपको समझ ही गया होगा, दो न्यूक्लियस थे, एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हो गया, इसलिए यहाँ पर 3n है। तो हमको ये पता है कि भाई जो जायगोट बना है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो चल के सीड में कन्वर्ट होगा, और सीड क्या होता है, सीड होता है हमारा फ्यूचर प्लांट। ठीक है, सीड होता है हमारा फ्यूचर प्लांट। तो यहाँ पे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बन गया, ये इसमें यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस प्ले कर रहे हैं। तो देखिए, इनका सिग्निफिकेंस होता है बहुत सिंपल सा, बहुत लॉजिक सा। हमको पता है जायगोट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या जायगोट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? जी नहीं, जायगोट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। एम्ब्रियो कर सकता है? कहीं हद तक तो ये भी नहीं कर सकता। तो ये अप टू सीड तक कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर सकते तो खाना कहां से खाएंगे? तो इनके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही खाना बनाकर तैयार किया जाता है, और वो जो खाना है उस खाने को क्या कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इट इज रिजर्व फूड, क्योंकि ये कन्वर्ट होने वाला है एंडोस्पर्म के अंदर। ठीक है, और ये जो एंडोस्पर्म है यही क्या होता है, इस पूरे एम्ब्रियो, जायगोट, सीड, इन सब के लिए पहले से ही बना बनाया खाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर पक्का ही जो है क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कोई अच्छा कलर ही नहीं है, चलिए इसे लिखते हैं। तो याद रखना कि जायगोट बनता तो पहले है पर डेवलपमेंट पहले इसका होता है। जायगोट बनता पहले है पर डेवलपमेंट इसका पहले होता है। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो पहले होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द जाइगोट डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो जाइगोट के डेवलपमेंट से थोड़ा सा पहले होता है। उसका रीजन ये है कि जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना बन चुका होगा उसके बाद ही जो है जाइगोट डेवलप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं कि जाइगोट डेवलप्स व्हेन sufficient amount of endosperm forms, sufficient amount of एंडोस्पर्म फॉर्म। जब पहले अच्छा खासा खाना बन चुका होगा उसके बाद जो है जायगोट डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जायगोट रैपिड डिवीजन करेगा, फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा, खाना कहां से खाएगा, इसलिए खाना जो है पौधा उसको पहले से ही बनाकर भेजता है। अब देखिए, हमने रिजर्व फूड के लिए कई सारे नाम पढ़ चुके हैं, किसी ना किसी रिजर्व फूड की कैटेगरी से जो है क्वेश्चन आपका आ ही सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की। तो अब जो है हम इसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो मेनली तीन तरीके की होती है।
पर हम सिर्फ उसमें से एक ही टाइप पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं दो ही टाइप पढ़ेंगे। तो हम जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का जो पढ़ेंगे वो है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये स्टार्ट कर देता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कोई सेल्यूलराइजेशन जो है नहीं हो रही होती, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और कोई सेल्यूलराइजेशन यहाँ पर नहीं होती। तो हम इसमें लिख देते हैं कि ओनली न्यूक्लियस डिवाइड, नो सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। कोई सेल वॉल फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं हो रही होती। अब सेल वॉल फॉर्मेशन को हम यहाँ पर सेल्यूलराइजेशन भी कह सकते हैं कि ये सेल्यूलराइजेशन जो है यहाँ पर ये नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पर 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इन सब की प्लॉइडी ध्यान रखिएगा 3 हो गई, क्योंकि माइटोसिस कर रहे हैं। 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ये धीरे धीरे जो है बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म बन गया है, इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल लिखें, तो जो लिक्विड होता है कोकोनट के अंदर, लिक्विड कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, तो वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोसोम का जो है एग्जांपल होता है। अच्छा, यहाँ पर बीच में वैक्यूल भी फॉर्म करने लगता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जब इनके अंदर धीरे धीरे बहुत बड़ा वैक्यूल बनने लगता है, एक सेकेंड, यहाँ पर जब इसके अंदर वैक्यूल बनने लगता है, तो ये जो वैक्यूल है ये बीच में से बड़ा होता रहता है और अंदर अंदर काफी बड़ा हो जाता है। इस बड़े होने की वजह से जितना भी न्यूक्लियस है ये सारा का सारा कहाँ आ जाता है, पेरिफेरल रीजन पर आ जाता है, ठीक है। जितना भी न्यूक्लियस यहाँ पर बना था वो सारा का सारा न्यूक्लियस जो है कहाँ आ जाएगा, पेरिफेरल न्यूक्लियस, मतलब पेरिफेरल रीजन पर आ जाता है। तो ये जो बीच में काफी बड़ा बना हुआ है इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है। अब काफी समय के बाद जो है यहाँ पर क्या हो सकती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये। तो अब ये जो जब यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अब इसको जो है क्या नाम दिया जाता है, अब इसको नाम दिया जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म के एग्जांपल को हम देखें, तो जो कोकोनट का व्हाइट वाला हिस्सा होता है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म की ही हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सेल्यूलराइजेशन हुआ है वो काफी बाद में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में जो सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई है या फिर जो सेल्यूलराइजेशन हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है, मच लेटर। कई बार क्या होता है, जो सेल्यूलराइजेशन है वो भी इंस्टेंट होने लगते हैं, मतलब जैसे न्यूक्लियस डिवाइड किया वैसे ही सेल्यूलराइजेशन होगी, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करा वैसे सेल्यूलराइजेशन होगी, तो इसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म नाम। अच्छा, वो एक और चीज कि यहाँ पर जो है सेंट्रल में वैक्यूल होगा, तो ये सारी की सारी जो सेल्स हैं ये सेंटर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो सेल्स हैं ये आ जाती हैं, सॉरी हाँ, पेरिफेरल रीजन में आ जाती है, क्योंकि बीच में तो क्या है हमारा, वैक्यूल है, ठीक है। तो ये जो है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये किस किस के अंदर पाया जाता है, देखिए एक तो हमने कोकोनट लिख दिया इसका एग्जांपल, कोकोनट के अलावा इसका एग्जांपल आप व्हीट भी लिख सकते हो, और इसके अलावा मेज भी इसी तरीके के एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। दूसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है उसको कहा जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है वैसे ही सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होने लग जाती है, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करा सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड किया सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर जो फ्री न्यूक्लियर फेज जो आया था वो उसके केस में वो यहाँ पर नहीं होता, ध्यान रखना है इस केस में नो फ्री न्यूक्लियर स्टेज, इस समय पर किसी भी तरह की कोई फ्री न्यूक्लियर स्टेज जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेल्सम, पिटूनिया और डतूरा। इनके अंदर इस तरीके का एंडोस्पर्म बनता है कि जहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो एकदम न्यूक्लियस डिवीजन के जस्ट बाद में हो जाती है। अब एक तीसरा और आखिरी और पढ़ते हैं, तीसरा और आखिरी, वैसे इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। इसको कहा जाता है हेल्यूबियल एंडोस्पर्म,
ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंडोस्पर्म का पहला ही न्यूक्लियर डिवीजन है ना, ये पहला ही न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ सेल को दो हिस्सों के अंदर बांट देता है। ठीक है, पहला ही न्यूक्लियर डिवीजन जो है सेल को क्या कर देता है, दो हिस्सों के अंदर बांट देता है। एक हिस्सा जो है इसका कहलाता है चेलाजल, और दूसरा वाला जो हिस्सा है ये होता है माइक्रोपियल। इसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर चैम्बर, और इसको कहा जाता है चेलाजल चैम्बर। इसके अंदर जो है पूरा का पूरा डिवीजन हो गया। बाकी ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ही कम के अंदर ही पाया जाता है। मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो होता है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंडोस्पर्म की प्लोडी क्या होती है, यहाँ पर 3n होती है। एंडोस्पर्म यहाँ पर 3n है, या फिर आप लिख सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो है यहाँ पर वो है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन न्यूक्लियस जो है फ्यूज करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब अच्छा खासा एंडोस्पर्म बन चुका होता है, जब सफिशिएंट एंडोस्पर्म बन चुका होगा, उसके बाद क्या है, जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा खासा एंडोस्पर्म बन गया, अब जाके क्या होगा, जायगोट का डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होगा। तो जायगोट का डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना और इस सबको पढ़ना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना, एम्ब्रियोलॉजी। और ये जो पूरी डेवलपमेंट वाली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो की, ठीक है, जितनी भी एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उन सबको हम कुल मिलाकर क्या कहेंगे, एम्ब्रायोजेनी नाम दे देंगे। तो ये जो एम्ब्रायोजेनी है मोनोकॉट की और डाइकॉट की, उसके बाद सीड एंड फ्रूट, इनकी फॉर्मेशन को हम अगली वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी चैप्टर की या किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो बनानी हो, या कोई लंबी प्रोसेस को याद करने के लिए छोटी कोई ट्रिक चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।